मुद्दे पर चर्चा तेज है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल यूसीसी को बीजेपी पर हमलावर हैं, वहीं बहुतों का साथ भी मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लॉ कमीशन ने बेसिक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा जोरों पर है। राजनीतिक दलों और दूसरे संगठनों की ओर से इसके पक्ष और विपक्ष में बयान दिए जा रहे हैं। देश के विधि आयोग ने 14 जून को एक अधिसूचना जारी कर यूसीसी पर लोगों से अपनी राय और सुझाव मांगे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 9 लाख से ज्यादा सुझाव आयोग को भेजे गए। इसमें बहुमत यूसीसी के पक्ष में है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि इन सुझावों के आधार पर लॉ कमीशन ने बेसिक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिनमें कुछ बड़ी बातों का जिक्र है। बहुविवाह पर रोक, शादी की उम्र 18 और 21 करने पर सहमति, महिला और पुरुष के लिए तलाक के एक जैसे नियम जो सभी के लिए लागू होगा, हलाला इद्दत रोक, मुस्लिम महिलाओं को भी एडॉप्शन का अधिकार, संपत्ति के मामले में बेटे और बेटियों को समान अधिकार। इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का यूसीसी देश भर में मिसाल बनेगा। कि यूसीसी का जो उत्तराखंड का ड्राफ्ट है वो देश में एक टेम्पलेट साबित होगा। सभी विद्वान लोग, यूसीसी कमेटी, सारे विधि से जुड़े हुए लोग, सभी ने बहुत लोगों के विचार लिए हैं। 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों के विचार लिए हैं। अभी उत्तराखंड के हिसाब से उन्होंने बनाया है और मैं समझता हूं कि चूंकि पहला राज्य उत्तराखंड है जहां इस प्रकार से हो रहा है, इसलिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखा होगा उन्होंने। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इसका विरोध करने वालों को आले हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कानून के सामने समानता और विधि का समान संरक्षण ये हर भारतीय नागरिक का बुनियादी अधिकार है कि उसे न्याय देते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखा जाएगा कि उसका संबंध किसी धार्मिक आस्था से है, उसका लिंग क्या है, वो किस जाति से है, उसका रंग क्या है, वो कहाँ पैदा हुआ है। ये बुनियादी अधिकार है भारतीय नागरिक का कि उसे न्याय देते वक्त, अगर वो पीड़ित है तो उसे न्याय देते वक्त इस बात का ध्यान नहीं किया जाएगा कि उसका संबंध किस धार्मिक आस्था से है, किस जाति से है, उसकी खाल का रंग क्या है, उसका लिंग क्या है, वो कहां पैदा हुआ है। इसका निषेध करता है भारत का संविधान। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ आर्टिकल 44 में नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड चैप्टर 3 के हर बुनियादी अधिकार में शामिल है कि समान न्याय के लिए समान कानून। बरेली का आला हजरत दरगाह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आला हजरत खानदान की बहू रही निदा खान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया। एनजीओ के जरिए 3 तलाक पीड़िताओं को न्याय दिलाने वाली फरहत नकवी ने भी यूसीसी का समर्थन किया है। फरहत नकवी पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन है। यूसीसी के प्रस्ताव के सपोर्ट में हमने प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखा है, जिसमें महिलाओं का सीधा समर्थन दिखाया गया है कि धन्यवाद किया है कि जैसे कि आपने 3 तलाक के बिल को हमारे आगे लेकर आए, हमारी बहनों का, बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि आप यूसीसी के ऊपर कोई बिल लेकर आए और हमारा आने वाला जीवन सुरक्षित करें। ये जो यूसीसी सिविल कॉमन कोड आने की बात हो रही है, ये बिल एक मुस्लिम महिलाओं के हित में है। ये बिल, मेरे साथ तमाम मुस्लिम महिलाएं भी बैठी हैं, हमने एक बैठक भी की, फोन के माध्यम से भी हमने संपर्क किया महिलाओं से। तो मुस्लिम महिलाएं इस कानून के समर्थन में हैं, क्योंकि जिन अधिकारों से मुस्लिम महिलाओं को वंचित रखा गया, इस्लाम और शरीयत की आड़ में उनको दबा के रख दिया गया, उन महिलाओं को वो हक मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, यानी हर जाति, हर धर्म, हर लिंग के लिए एक समान कानून। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शंघाई शिखर सहयोग सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही तीर से चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिया। आतंकवाद और संप्रभुता के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना सीधा हमला बोला।
साथ ही तालिबानियों को सीधे टारगेट करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पड़ोसी देशों में अस्थिरता और उग्रवाद को पोषित करने के लिए ना हो और इसके लिए सभी एससीओ देशों को साझा कदम उठाना होगा। एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे जमकर धोया। साथ ही बिना नाम लिए ही आतंकियों के समर्थन और दूसरे देशों की संप्रभुता के खिलवाड़ को लेकर चीन को भी लताड़ लगा दी। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। उन्होंने कहा कि एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। इस चुनौती से निपटने के लिए एससीओ देश द्वारा निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। एक्सेलेंसी, आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एससीओ के मंच पर सभी सदस्य देशों के सामने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ने के बाद प्रधानमंत्री ने सीधे चीन को निशाने पर लिया। कहा कि ऐसी गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। रेडिकलाइजेशन के विषय में आज जारी की जा रही ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पीएम मोदी ने एससीओ समिट के दौरान ईरान के भी इस ग्रुप में शामिल होने की भी घोषणा की। पीएम ने चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का जिक्र किया। कहा कि इंडियन ओशियन तक सुरक्षित और सुगम रास्ता बन सकता है। ईरान की एससीओ सदस्यता के बाद हम चाबहार पोर्ट के बेहतर उपयोग के लिए काम कर सकते हैं। मध्य एशिया के लैंडलॉक देशों के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडियन ओशन तक पहुंचने का एक सुरक्षित और सुगम रास्ता बन सकता है। हमें इसका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करना चाहिए। दरअसल इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत, रूस और ईरान का मेगा प्रोजेक्ट है। ये माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड नेटवर्क है, जिससे भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप जुड़ते हैं। इसका मुख्य मकसद इन देशों के प्रमुख शहरों के बीच व्यापार कनेक्टिविटी बढ़ाना है। पीएम मोदी ने एससीओ समिट में अफगानिस्तान की स्थिति पर भी बात की। अफगान में समावेशी सरकार के गठन के साथ साथ अफगानी नागरिकों के लिए मानवीय सहायता जैसी कई मुद्दों पर एससीओ देशों को मिलकर काम करने का आह्वान किया है। इस बैठक में रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान सहित सभी एससीओ देश के हेड ऑफ स्टेट शामिल हुए। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया की जमकर तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सावन के पवित्र महीने में महाकाल की आभा देखते ही बनती है। आज भगवान शिव का प्रिय महीना सावन का पहला दिन है, लिहाजा अल सुबह से ही उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है।
सावन के पवित्र महीने में बाबा महाकाल की आभा देखते ही बनती है। आज भगवान शिव का प्रिय महीना सावन शुरू हुआ, लिहाजा सुबह से ही उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की आस्था का समुद्र उमड़ पड़ा। सावन के पहले दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल को दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक करवाया गया और फिर भस्म आरती हुई। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती देखने के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। लोगों के मन में एक ही बात कि बाबा पूरी करे मुराद। महाकाल की भस्म आरती देख श्रद्धालु अभिभूत हुए। अगले 2 महीने तक चलने वाले सावन के महीने की शुरुआत आज से हुई है। आज महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा, तो ये सिलसिला अब पूरे 2 महीने तक चलता ही रहेगा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आना शुरू हो गए हैं। श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं और सोमवार के दिन निर्जला व्रत भी करते हैं। कई श्रद्धालु एक समय फलियारी करके उपासना भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश इकाइयों में बदलाव किए हैं। पंजाब, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। इसमें बीजेपी ने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। इन राज्यों को नए अध्यक्ष मिले हैं। उसमें पंजाब, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को झारखंड, सुनील जाखड़ को पंजाब की जिम्मेदारी दी है। सुनील जाखड़ को अश्विनी शर्मा की जगह लाया गया है। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले जिस तरह से सुनील जाखड़ को पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी दी गई, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी सुनील जाखड़ को हिंदू सिख भाईचारे वाली राजनीति अपना रही है। ये भी चर्चा है कि गुरदासपुर सीट से 2024 में सुनील जाखड़ भाजपा का चेहरा हो सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और सांसद जी किशन रेड्डी को तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वहीं डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। झारखंड में भी फेरबदल हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक बाबूलाल मरांडी को झारखंड की कमान मिली है। कर्नाटक सहित कुछ अन्य राज्यों में भी फेरबदल की चर्चा थी, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने ऐसा नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेलंगाना के हैदराबाद में मंगलवार को रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 2 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई।